हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर सही तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा जाए तो पढ़ते पढ़ते ही 80 to 90% बातें आपके दिमाग में ऐड हो जाती है और बस थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और फिर आप सही तरीके से इनके आंसर्स लिखते हैं और एग्जाम में इनके क्वेश्चंस में आप बिल्कुल सही तरीके से लिख कर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पर सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर हम एक एक करके जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जिसमें पैसे का टर्नओवर होता है, जिसमें आप प्रॉफिट की बात करते हैं, जिसमें आप लॉस की बात करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस की कैटेगरी में आता है। अब ऐसा तो है नहीं घर के सामान को आप बेचते रहिए और वो पैसे आपके पास आ जाएं, तो भाई वो टर्नओवर की गिनती में नहीं आता है। टर्नओवर गिनती में तब आता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर उसको हम बेचते हैं अपने प्रॉफिट के साथ में। फिर हमारा एक अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जिसको वापस हम अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और इस तरीके से ये साइकिल मूव करता रहता है। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के दौरान वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब जैसे ही मैं बिजनेस की बात करता हूं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। आप अपने मार्केट में देखिए, आप अपने जगह के देखिए, हर जगह लोग आजकल तो हो गया कि भाई क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। कोई अगर छोटा सा दुकान भी कर रहा तो क्या कर रहे हैं जी, अपना बिजनेस कर रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस चैप्टर के अलावा, चलिए आपसे हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। मान लेते हैं कोई कहता है कि मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। तो आपने डिसाइड किया जी हमें कपड़े का बिजनेस करना है और कपड़े का एक रेडीमेड शॉप हमें खोलना है। चलिए, अच्छी बात है। आपने 10 लाख 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया, या मान लो किसी का मोबाइल का शॉप लगाना है, किसी को किराना स्टोर खोलना है, जो भी फैक्टर रहे आपने अपने अकॉर्डिंग आपने एक बिजनेस का सेटअप किया। अब मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूं, जैसे चलिए मोबाइल का लेते हैं जो ज़्यादा बेटर है आज की डेट में। तो आपने 25-30 लाख रुपए का एक अमाउंट लगाया, एक शॉप ली रेंट पे, और देन आफ्टर आपने कुछ प्रोडक्ट जो मोबाइल के लेटेस्ट मॉडल है उनको आपने परचेज किया, अपने फोन मोबाइल्स को अपने दुकान पे रखा एंड देन आपने प्रमोशन शुरू कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, उससे पहले आपके हाथ में 25 से 30 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए है, अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो पहली चीज़ आपने सोच लिया जी कि हमें मोबाइल की दुकान खोलनी है। दूसरा, हमें लोकेलिटी देखना होगा कि हमें किस जगह पे खोलना है। देखो, हर जगह मोबाइल दुकान चलेगा नहीं। ऑब्वियसली हम वहां पर मोबाइल की दुकान खोलेंगे जहां पर पब्लिक आती हो, और पब्लिक ऐसी आती हो जो मोबाइल को परचेज कर सके, मोबाइल को खरीद सके। अब हम ऐसे गांव या कस्बे में वहां पर मोबाइल का दुकान खोलें और हम सोचें वहां हमारा कोई अच्छा सा ब्रांडेड फोन बिके, तो पॉसिबल नहीं है। बिकेगा बट उस तरीके का नहीं है। तो पहली चीज हमने क्या देखा, लोकेलिटी। ये भी एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस में अफेक्ट करता है। दूसरी चीज, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करेंगे, यानी कि अगर हमारा एक बिजनेस है, हमारा जीएसटी है कि नहीं है, हम सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं, हमारे पास वो लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो कई तरह के आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने सब कुछ खोल लिया, दुकान खोल लिया, एवरीथिंग आपके पास आ गया। अब जब आप मार्केट में आएंगे अपने प्रॉफिट को इनहेंस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो आपने दुकान खोला है, तो अब वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको अफेक्ट करेगा। जैसे आपका कंपटीटर, अब हो सकता है कि आपका जो मोबाइल का अगल बगल का दुकान हो उसने एक ऑफर निकाल दिया हो कि जी आप हमारे बिल्कुल जो है 0% इंटरेस्ट पे ले जाइए, इसके साथ हमको ईयरफोन दे देंगे, इसके साथ हम आपको ये एसेसरीज दे देंगे। तो भाई ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ये जो इर्द गिर्द की चीजें होती है ना, वो आपके बिजनेस को प्रभावित करता है, और इन्हीं चीजों को हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं, बिजनेस का एनवायरमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया हो, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि आप जहां रहते हैं वहां आपका कोई पड़ोसी है ना। अब वो जो पड़ोसी है अगर अच्छे से बात करता है तो आपका मूड अच्छा रहेगा, लेकिन मान के चलिए वो क्या करता है कि वो अपनी गंदगी आपके घर के दरवाजे के ऊपर फेंक रहा है। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको,
या मान के चलिए वो बदतमीजी कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, आपका मूड खराब हो रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज़ों को समझा रहा हूं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सके। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं। पेन कहाँ गया हमारा, चलिए अब यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहले यहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ टर्म्स जो आपको एग्जाम में ऐसे ही हूबहू लिखने पड़ेंगे। होता क्या है कि हमें अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में बंधे रहना पड़ता है। तो क्या होता है मीनिंग, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। हेलो, क्या मैं बोल रहा हूं? एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स हैं यहाँ पर। वो कौन कौन से फैक्टर्स? अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है आपके फंक्शंस, आपके बिजनेस के फंक्शन को। एंड ये जो फैक्टर होते हैं वो इंक्लूड हैं इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक वर्ड को हमें बहुत ही सावधानी से समझना होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक, तो कई बार बिजनेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि मार्केट हमारे फेवरेबल होता है, हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और कई बार हम देखते हैं कि हमारे लिए वो नुकसान यानी कि लॉस में चला जाता है। हम सोशियो कल्चरल की बात करते हैं, कई बार ऐसे फेस्टिवल सीजन होते हैं या कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। हम पॉलिटिकल बात करते हैं, कई बार सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी ला देती है जो हम अगर नहीं फॉलो करें तो हमारे लिए बुरा हो सकता है, या हो सकता है हमारे फेवर में कोई पॉलिसी हो जिससे कि हम ग्रो कर जाएं। लीगल की बात करते हैं, ऑब्वियसली जब कोई काम करेंगे तो लीगल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे बिजनेस इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ही नहीं लिया, वो पिछले जमाने में चल रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने। नोकिया को देखिए, नोकिया एक जमाने में अपने टाइम में बादशाह हुआ करता था, मतलब नोकिया के आगे कोई था ही नहीं। बट नोकिया को ये लग रहा था कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन सैमसंग जो आज की डेट में एप्पल जैसे फोन को टक्कर दे रहा है, वो उस समय नोकिया से भी पीछे था। बट अपने आप में बदलाव लाते रहा, चीजों को समझते रहा, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहा, जबकि नोकिया वहीं कहीं बैठा रह गया। रिजल्ट आपके सामने है। नोकिया मार्केट में इस तरह से पिछड़ा है कि हमें दिखाई नहीं देता है, और सैमसंग कितना आगे निकल गया है। आगे हम बात करना चाहेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इज क्रूशियल एज इट इफेक्ट्स बिजनेस सक्सेस। ये आपके बिजनेस के सक्सेस में इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है नेचर में, लोकेशन में, प्राइसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड पर्सनल पॉलिसीज में भी इफेक्ट कर सकता है। जब हम बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कहा कि अगर आप मान के चलिए आप बनाना चाहते हैं जैसे जो फैक्ट्री मिल होता है ना चीनी का, तो जहां नज़दीकी शुगर केन होगा वहीं पर आप ऑब्वियसली करेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें, अब प्राइसिंग भी बड़ा इफेक्ट करता है। अब मान के चलिए कि कोई मिठाई का बिजनेस करता है, जलेबी बनाता है मान के चलिए। अब मान के चलते हैं कि जब हम जलेबी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या आटा लगता है ना, उसके अंदर चीनी लगता है, सब कुछ लगता है। अब सरकार ने क्या किया, पॉलिसी कुछ आया, मार्केट में आया, चीनी का दाम बढ़ गया, आटा का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपका जो कॉस्ट था वो बढ़ गया, तो आपका जो रेट होगा ना मिठाई का वो भी इनहेंस हो जाएगा। तो जो पब्लिक पहले आपके यहाँ से 1 किलो 2 किलो ले जाया करती थी, अगर उनका बजट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो कम ले जाएंगे, तो आपका कम प्रॉफिट होगा। तो प्राइसिंग पर भी बहुत इफेक्ट करता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपका पर्सनल पॉलिसीज, कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जो हमें अपने बिजनेस में रखना होता है, क्योंकि बिजनेस कहते हैं ना व्यवहार से चलता है। आपने मारवाड़ियों को सुना होगा, व्यवहार से ही बिजनेस चलता है। आप जितना प्रमोशन कर लो, अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है, अगर आपका मार्केट में व्यवहार नहीं है, तो बिजनेस नहीं चल सकता है। बहुत सारे फिल्में आपने देखते हैं कि बहुत कम बजट में बनती है, बहुत कम बजट में, लेकिन वो अंधाधुन पैसा कमाती है, जबकि बहुत सारे फिल्में बड़ी बजट की होती है और वो बिल्कुल फ्लॉप की कैटेगरी में चली जाती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी प्राइसिंग, हमारी पर्सनल पॉलिसीज, हमारा लोकेशन, हमारा नेचर, ये सारी चीजें हैं कैसी, इस पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस सक्सेस करेगा या बिजनेस हमारा डाउनफॉल में जाएगा। चलिए आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बिजनेस को अगर आप रिलीज करना चाहते हैं तो जो एक्सटर्नल एंटिटीज होता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, सोसाइटी हो गया, कस्टमर्स हो गया,
टेक्नोलॉजी हो गया और गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है, ये आपको क्या करना होता है, सस्टेन करना होता है, ग्रो करना होता है। आपको इन चीज़ों का बहुत सावधानी से करना होगा। आप कितना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर किसी बिजनेस में, आप किस सोसाइटी में लगा रहे हैं, आपको ये समझना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। आपने अक्सर ये कहानी सुनी होगी कि एक जूते चप्पल की कंपनी थी और वहाँ पे जो जूते चप्पल की कंपनी का मालिक था वो ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री डालना चाहता था जहां लोग जूते चप्पल पहनते ही नहीं थे। उन्होंने अपने 2 मैनेजर को वहां पर भेजा, तो जो दोनों को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा। सबसे पहले पहला मैनेजर गया, वहां देखा और वहां देखने के बाद देखा यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है। वो भागता हुआ बॉस के पास आता है और बोलता है, बॉस वहां पर आपका पैसा डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि वहां तो कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है। तो अब उसका एक नजरिया था जहां वो ये देख रहा है कि भाई यहाँ लोकेलिटी ऐसी है कि ये लोग पहनते नहीं है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा चलेगा नहीं। फिर दूसरे मैनेजर को भेजा गया, वो आकर कहता है, बॉस बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, आप यहाँ पर पैसा लगा दीजिए क्योंकि आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला। बोला कैसे? बोला वहाँ कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, हम उन्हें बताएंगे कि ये जूता चप्पल होता है और हमारी इकलौती कंपनी होगी और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती है, आपका स्किल क्या कहता है, स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ में हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी कैसी है, हमारे कस्टमर कैसे हैं, हम किस कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें यह भी समझना पड़ेगा। हम कौन से टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। तो ये हमारा जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करवा सकता है। इसके अलावा द बिजनेस इन्वायरमेंट encapsulates how businesses must navigate these elements to operate effectively। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअली में आपको नेविगेट करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपको एक आइडिया देता है कि कैसे अच्छे तरीके से आप इन एलिमेंट्स को ऑपरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस स्टडीज ऑब्वियसली केवल इसलिए नहीं आपके सिलेबस में दिया गया है क्योंकि आप केवल जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाएं। ये आपको बिजनेस के बारे में बताता है कि सही तरीके से अगर आप कल को एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे जाएंगे। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पर फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्चुअली में बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या फीचर होता है हमें यह समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम फीचर की बात करेंगे तो जो हमने पॉइंट देखे उन्हीं में से कुछ पॉइंट यहां पर हम डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है सम ऑफ टोटल ऑल फैक्टर्स, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस फॉर्म के लिए, ठीक है, डेट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑपरेशंस। दिस कैन इंक्लूड मार्केट का कंडीशन कैसा है, आपका कंपटीशन क्या है, लीगल कॉन्स्टेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा ना, नोकिया और सैमसंग का एग्जाम्पल दिया। अब अगर हम आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की कहानी लेकर आएँ, 15 साल पहले की कहानी लेकर आएँ, 20 साल पहले की कहानी लेकर आएँ, मतलब मैं आपको 15 साल पहले कहानी लेकर आएँ, 2007 की बात है, 2007 में मेरे पास भी नोकिया 1600 का एक फ़ोन मेरे घर पे आया था, कीपैड फ़ोन आया था और बहुत ही नोकिया बहुत बढ़िया तरीके से एयरटेल और नोकिया का कॉम्बिनेशन चल रहा था। बाद में 2008 के आसपास में सैमसंग भी खूब चला, बट मार्केट में नोकिया था। तो मार्केट की क्या कंडीशन थी, सैमसंग ने ये देखा कि आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो टच फ़ोन का है, तो सबसे पहले उसने टच फोन निकालना शुरू किया, सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, पैसा लगा, इन्वेस्ट किया। जबकि नोकिया बैठा रहा, नोकिया ने आगे का कोई विजन ही नहीं रखा कि आगे कुछ किया जा सकता है, और उसे लगा कि आज की डेट में हमारा इतना सेल हो रहा है ना, तो आगे भी होता रहेगा। लेकिन मार्केट चेंज हो रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, और बदलते टेक्नोलॉजी के साथ में सैमसंग ने अपने आप को अपडेट रखा। भले ही वो एक सीक्वेंस में अपने आप को अपडेट किया, टच वाला फ़ोन दिया, फिर एंड्रॉयड वर्जन दिया, फिर और उसको बढ़ाता गया। मुझे अच्छे से याद है, मेरे दोस्त ने जो है 2011 में पहला जो है एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन खरीदा था, जबकि उस टाइम पे नोकिया ने जो है एक टच फ़ोन केवल निकाला था, जो मैंने खरीदा था 4800 में, जो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो कंपटीशन आपका कैसा है, अगर आपका जो कंपटीटर है उस कंपटीटर के मुकाबले आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, और आपकी सर्विस आज की डेट के साथ साथ में
अपडेट भी रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ चले जरूरी नहीं है। आपका लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कई बार हम लीगली तरीके से नहीं देखते हैं तो मार्केट हमारा इफेक्ट हो जाता है, या हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, या कुछ ऐसे एक्शन हमारे ऊपर आ जाता है जो बिजनेस को गिरा देता है। और टेक्नोलॉजिकल आपका चेंजेस कैसा है, तो ये लिखा है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम सम करते हैं तो ये एक फीचर निकल के आता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा है माइक्रो, एक लिखा है मैक्रो। याद रखिएगा जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं MA, तो ये बड़े बड़े इफेक्ट बिजनेस को करता है जो बड़ी चीज़ों पे देखना होता है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें माइक्रो के लेवल पे, तो माइक्रो पर ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है बिजनेस को। जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे आपका कस्टमर, आपके सप्लायर्स, आपके कंपटीटर्स और आपके इन्वेस्टर, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कस्टमर ही तो मेन इंपॉर्टेंट है। आपने देखा नहीं, छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं, किराना स्टोर वाले, आप जाएंगे और भाई साहब क्या लेंगे, और बढ़िया है। आप किसी भी साड़ी की दुकान पे चले जाइए, कपड़े की दुकान पे चले जाइए, आप भले ही कुछ ना लें, आप उससे 50 साड़ियाँ निकलवा दीजिए, अगली बार फिर आइएगा। वो कुछ नहीं बोलेगा आपको कि आपने हमारा समय खराब किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं बोलेगा वो। लेकिन अगर मान के लिए गलती से उसने बोल दिया, उसको बिजनेस नहीं करना आता है, अगली बार आप वहां नहीं जाएंगे। मैं लिख के आपको देता हूं, आप क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो ये हमें देखना होगा, सबसे पहले कस्टमर के नेचर को समझना होगा और कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करना है हमारे बिजनेस को। हमारा सप्लायर कैसा है, मान के चलिए हमने कोई ऑर्डर लिया है, तो अगर हमने ऑर्डर लिया है तो हम सर्विस कैसा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी सर्विस डिले रहेगी, हमारी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली वो नहीं चल पाएगा। लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे भाई ने कहा कि भैया हमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेना है, तो हमने ठीक है चलते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास ओला है ना, और एक आपका चेतक में गए। चेतक का वो मॉडल अभी आया नहीं है। तो जब हमने रिव्यू देखा तो हमें पता चला कि ओला की सर्विस इतनी खराब है कि एक बार आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल खराब हो जाता है तो 4 दिन से लेकर कई महीने, 2 महीने, 1-2 महीने, 1-1 महीने लग जाते हैं। तो भाई ये चीज़ें तो बर्दाश्त के लायक नहीं है, ना ही कस्टमर इस चीज़ को करेगी। तो हमारा सप्लाई कैसा है। फिर रहते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस पे, इस बात को समझना पड़ेगा। अब ओला ने लगा कि ठीक है जी, हमने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दिया, हम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चेतक इलेक्ट्रिक के साथ आ गया। अब डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है ओला को। पब्लिक कर रही भाई तुम्हारी सर्विस नहीं सही है, हम चेतक का खरीदेंगे, तो डायरेक्ट इफेक्ट कर दिया ना यहाँ पे। और साथ में इन्वेस्टर्स का बड़ा रोल होता है। अगर इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमें इन्वेस्टर्स के साथ में रखना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना माइक्रो लेवल पे, वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है बिजनेस को, याद रखिएगा। और आगे हम बात करें अगर मैक्रो लेवल पे, ये ब्रॉडर इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बिजनेस का। ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपने देखा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बीच में कपिल शर्मा के शो में कुछ विवाद हो गया, मैं बहुत लेटेस्ट आपको बताऊंगा। तो सोशल मीडिया पर जो है उसके ऊपर बाइकआउट चलने लग गया। बाइकआउट कपिल शर्मा शो, बाइकआउट कपिल शर्मा शो। अब है तो उसका बिजनेस ही ना। या ओला का भी एग्जांपल दिया, लोगों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया कि ओला मत खरीदना, ओला का मत खरीदना। तो भाई ये चीजें डायरेक्ट नहीं है। अब कंपनी को पता भी नहीं है कि कहां कहां इस तरीके का सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट में जो बैड रिव्यू है पब्लिक दे रही है, लेकिन इनडायरेक्टली पब्लिक देख रही है कि यार अब ना ओला का नहीं खरीदेंगे और ना कपिल शर्मा का शो नहीं देखेंगे। या मान के लिए कोई मूवी आती है, बाइकआउट दिस मूवी, हम इस मूवी को नहीं देखेंगे। तो ये जो चीजें, ये कोई मूवी अब बिना प्रमोशन के ग्रो कर जाती है। बहुत सारी मूवी आई जो बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, क्यों? पब्लिसिटी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो ये जो सोशल होता है ना, ये इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कभी नहीं होता है, लेकिन ये भी इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल बहुत बड़ा रीजन होता है। पॉलिटिकल का मतलब राजनीति का स्तर पे क्या हमारा एस्पेक्ट है। अब जब हम राजनीति की बात करते हैं तो केवल वो राजनीति नहीं होता है जो वोट कीजिए या नेता खड़ा हो रहा, नहीं। पॉलिटिकल का मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जब कोई मान ली नई सरकार आ गई, नई सरकार आने की वजह से कुछ चेंजेस लाई, कुछ बदलाव लाया, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है। बीच में अभी क्या था, एमसीडी जो था उनने बहुत ज्यादा वो परेशान कर दिया था बीच में दिल्ली में, है ना। तो कितना ज्यादा प्रभावित हो गया था बिजनेस लेकर। लीगल की बात करते हैं, अब लीगली मान के लिए आपका टैक्स सही नहीं जा रहा, आपका जीएसटी नहीं है, या किसी वजह से आपका एक बाय डिफॉल्ट कोई मिस्टेक रह गया है, बाद में जाके आपके ऊपर एक एक्शन हो जाता है। तो अब देखिए
ये डायरेक्ट कभी नहीं जा रहा है, ये आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको सबमिट करने के लिए कहेंगे, आप दे देते हैं तो ठीक है, कभी भी आके डायरेक्ट ताला नहीं बंद करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली होता है। इकोनॉमिक की बात करते हैं, अब इकोनॉमिकली आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स की तो हमने ऊपर बात ही कर लिया, बट आपका अपना क्या कंडीशन है इकोनॉमिक को लेकर। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या बैकअप प्लान है, कितना का टर्नओवर है, ये चीजें इनडायरेक्टली जो कभी भी किसी बिजनेसमैन को नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगले समय में आपके बिजनेस में कब जरूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता होता है। एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, अरे ये तो बहुत ही गजब का। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें, अब आज की डेट में मैं मेट्रो का एग्जांपल आपको दूं तो मेट्रो में क्या होता था, आप जानते थे कि भाई आप लाइन लगिए फिर टोकन लीजिए। अब क्या कर दिया गया है, मशीनें लगा दी गई, वेंडर मशीन लगी है, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। कितने लोगों का जॉब खा गया, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। आप जाइए मशीन में क्लिक कीजिए, पेमेंट वहां पर जो भी है पैसा दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब वेंडर्स को भी रिप्लेस कर दिया है आपके क्यूआर कोड ने, यानी एक नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, क्यूआर कोड आपका आएगा, पेमेंट वहां पर कीजिए और वहीं पे आपके स्कैनर से आपका टिकट आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकली आप कितना टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। जहां किसी बिजनेस में किसी जगह पे मान के चलिए आप जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ता है आपको, आप वहां जाना पसंद करेंगे या ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां घर बैठे ऑनलाइन मोड में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप टेक्नोलॉजी का ही सपोर्ट लेंगे, टेक्नोलॉजी का ही यूज करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं यहां पे कि क्या है माइक्रो फैक्टर और क्या है मैक्रो फैक्टर। आगे हम आपको बताना चाहेंगे यहां पे नेक्स्ट, यहां पर इंटर रिलेटेडनेस। अब ये क्या चीज है, इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए बिजनेस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे यकीन है अगर किसी ने बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया तो वो लाइफ में कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेगा और मुझे लगता है सही डिसीजन ले पाएगा। तो इंटर रिलेटेडनेस की बात करते हैं कि ऑल फैक्टर विद इन द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर कनेक्टेड। अरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है समझने के लिए, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपके एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें अलग अलग है, ना 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 ऐसा नहीं है, ये आपस में कनेक्ट होके चलते हैं। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी में अफेक्ट सोशल बिहेवियर एंड लीगल रेगुलेशंस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है ये अफेक्ट कर सकता है सोशल बिहेवियर को, ये लीगल रेगुलेशंस में अपडेट ला सकता है। आप अक्सर सुनते हैं ना, मैं आपको एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा क्योंकि यहां पर बात आ रही है इंटर रिलेटेड की, तो मैं आपको बताता हूं कैसे इंटर रिलेटेड है। अभी एक सोशल मीडिया पर कोलकाता का कहाँ, कचौड़ी वाला बहुत ही फेमस हुआ था, है ना, बहुत फेमस हुआ था, जिसमें यह बाबा का ढाबा भी बहुत कोरोना टाइम में फेमस हुआ था। मैं कचौड़ी वाले की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे रफली बात बोलता था, कितना कस्टमर्स को वो इरिटेट होकर बोलता था। आज की डेट में भीड़ ही खत्म हो गई उसके पास में। तो जिस सोशल मीडिया ने उसको, है ना, नीचे से ऊपर तक पहुंचाया, उसी सोशल मीडिया ने उसको ऊपर से नीचे तक पहुंचा दिया। तो पता तो नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया कमाल है कि टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेज आते हैं, अब ये चीजें देखिए चेंज आया टेक्नोलॉजी में, लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टाइम उनके पास ज़्यादा था, मोबाइल फ़ोन चलाया, डाटा सस्ता कर दिया गया था। उसके बाद देखिए कैसे कैसे लोग सफल हो गए हैं यहाँ पे, है नहीं। यही चीज़ें हैं। आगे बात करना चाहेंगे डायनेमिक नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, कभी भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स रहना, फिक्स मतलब बदलाव नहीं आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी बिजनेस में इर्द गिर्द की सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो बदले ना, पॉसिबल ही नहीं है। बदलाव रेगुलर आते रहेगा, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा और उसकी वजह से आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि आज से 25 साल पहले 30 साल पहले जो पत्र लिखते थे, प्रियवर कैसे हो, उम्मीद करते हैं कि हाँ आप सकुशल होंगे, हम भी यहाँ सकुशल हैं, फिर वो पत्र उनके पास पहुँचता था, फिर वो पत्र वो देखते थे, फिर वो रिप्लाई देते थे, कम से कम 1 महीना 15-20 दिन का समय जाता था। अब तो सीधा सीधा बात है, फ़ोन से बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो। तो अगर कोई पुराने मॉडल से चलेगा, अपने आप में बदलाव नहीं लाएगा, तो भाई उसको बदल दिया जाएगा। आप नहीं बदलोगे, आपको बदल दिया जाएगा। नोकिया ने खुद को नहीं बदला, नोकिया को बदल दिया गया। सैमसंग को ले लिया, सैमसंग अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, किसी और को ले लिया जाएगा, इसको बदल दिया जाएगा। यही बिजनेस का रूल है और वैसे भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है।
तो यहां पर देखिए, आप हमेशा समझिएगा डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज करता रहेगा, स्टैटिक कभी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखिएगा। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग विथ रैपिड शिफ्ट, है ना। टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट के प्रेफरेंस बदलते जा रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलते जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन बदलता जा रहा है। आप सोचिए ना, पहले जो है टेलीफोन बूथ हुआ करता था, कितने लोग, कितनी जगह पर आप टेलीफोन बूथ देखते हैं। आप देखिए साइबर कैफे पहले भरा रहता था, कितने साइबर कैफे अब दिखाई आपको देते हैं। कितना बदलाव आ गया है ना समय के साथ में। तो टेक्नोलॉजी, मार्केट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कितनी बदल चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रहा है वो भी हमें देखने का। ग्लोबल मतलब बड़े लेवल पे, बड़े मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कई बार होता है ना कि कोई सामान हमें खरीदना होता है और वो हमारे उस पर अफेक्ट करता है। जैसे कि अब एक समय था, मतलब बहुत पीछे की बात है, कि भारत के पास जो है जब लड़ाई युद्ध हुआ था, उस समय पाक और चाइना वगैरह से हो रहा था लड़ाई, तो वहाँ समय गेहूं की बड़ी वो हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, और हमने अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका ने बहुत ही लो क्वालिटी का गेहूं हमें दिया था। और इसी वजह से हमारे देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगाया गया था और किसानों को बहुत ही प्रोत्साहित किया गया था। और उस साल हमारे देश में बहुत ही अच्छी फसल हुई और आज की डेट में भी हम बहुत सारे देशों को अपने यहाँ से अनाज एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ये चलती रहती है, यहाँ पे हमें ये समझना होगा। यहाँ पे डायनेमिक मतलब बदलते रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अनसर्टेनिटी कभी भी निश्चित नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेबल बोलते हैं, एक बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। मतलब प्रेडिक्ट एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सर्टेनिटी मतलब निश्चित होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है, यानी चेंजेज इन द बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑफन अनप्रेडिक्टेबल। आ गया ना, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। अचानक से बदलाव आ जाएगा, अचानक से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू फोरसी एंड प्लान फॉर फ्यूचर चैलेंज। तो बिजनेस वही कर पाएगा जो बदलते वक्त के साथ में अपने आप को बदल पाएगा। उसका इतना बढ़िया विजन होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए कि मैनेज कर पाए। हर कोई क्यों नहीं बिजनेस कर लेता है, क्यों लोग जॉब करते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम बिजनेस करेंगे हमारा डूब जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो भाई सेफ्टी यही है कि हम अपना जॉब करें, काम करें, हमारा जो पैसा है हम ठीक है, टेंशन फ्री है। आपने कभी एम्प्लॉय को टेंशन लेते देखा है? क्यों टेंशन लेगा, बस काम का प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप उसके ऑनर की बात करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होता है कि बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। तो क्या अगले पल होगा कोई नहीं जानता है। अभी आपने देखा ना, क्या साइकिल की कंपनी थी, बीच में कोरोना का टाइम में बंद हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्ले जी कंपनी जो कि बिल्कुल घाटे में चल रही थी, कोरोना का टाइम इतना ग्रो हुआ कि देखो मार्केट में नई नई वैरायटी ला रहा है। तो क्या कुछ होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, आप लगे रहिए, बदलाव करते रहिए। ये सारे के सारे मैं पॉइंट डील कर रहा हूं आपके सामने। एक पॉइंट यहां पर है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर क्या है इसको थोड़ा हम समझते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? सर बिजनेस स्टडी ऐसा होगा हमने सोचा ही नहीं था, बड़ा मजेदार है। तो मजेदार ही रहेगा आपके लिए। द इन्वायरमेंट वेरीज बाई रीजन कल्चर, ये समझना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, कि हमारा कैसा इलाका है, कैसा कल्चर है, इकोनॉमी कैसी है, फॉर इंस्टेंट पॉलिटिकल कंडीशन उस समय की कैसी है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, सिग्निफिकेंटली बिटवीन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। आप सिग्निफिकेंट देखिए, क्योंकि इंडिया में और चाइना में ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो दोनों की आबादी को मिला दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड की आधी आबादी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कैसा रीजन में लेके जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है और इकोनॉमी कैसा है। यहाँ पर आप पता चला, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे जगह पे अपने दुकान को खोला या बिजनेस ग्रो किया लेडीज के कपड़ों का, जहां फैशन नाम की चीज ही नहीं है, पुराना ही कल्चर चल रहा है, तो क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेगा। अब बात को समझिए ना, तो समझिए ये सारी चीज़ों को। पॉलिटिकल कंडीशन, कई स्टेट गवर्नमेंट ऐसे होती हैं जो उस समय की जो सरकार होती है वो बिजनेस को सपोर्ट करती है और कई बार ऐसा होता है कि नहीं करती है। आखिर बिहार में जो फैक्ट्री है या जो बिजनेस है ना होने का क्या वजह है? वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन। अब वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा है कि कोई भी इन्वेस्टर क्यों वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसके ऊपर आए दिन इस तरह की बातें हों कि हमें इतनी वसूली चाहिए, इतना पैसा चाहिए, जहाँ एक पेपर को पास करवाने के लिए ही इतने पापड़ बेलने पड़े और कमीशन देना पड़े। आपने देखा है ना मूवी शिवाजी द बॉस,
ठीक है, तो क्यों करेगा? आप बदलते वक्त के साथ बदलाव आ रहा है तो इन्वेस्टर भी आएंगे, चीजें भी ग्रो करेंगी। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बाकी मैं भी बिहार का हूं, कोई हट करने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अभी हमने फीचर देखा था जो अलग अलग चीजें थी। अब हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व यहाँ पर है, अपना महत्व है, फीचर अलग है, महत्व अलग है। सबसे पहली बात तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सबसे पहले आपको एक मौका देता है ये पहचानने में कि आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर सकते हैं, इन चीजों को सुधार कर बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए, जिससे कि आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो भाई एनालाइज करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। आपको एनालाइज करने के बाद ये हेल्प करेगा आपके बिजनेस के स्पॉट अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ करवाएगा ना, आपको आइडेंटिफाई करेगा आपके पोटेंशियल थ्रेड्स को कि आपके पास ये पोटेंशियल है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजी कुड present opportunity for innovation but also introduce new competitors। no doubt नई टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया इनोवेशंस देते हैं, बट इसके साथ ही नए नए कंपटीटर्स भी पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं केवल आप ही करेंगे, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। अब यूट्यूब है ना, अब यूट्यूब पर ऐसा थोड़ी ना किसी को रोक रखा है हमने, भाई जिसका मेहनत करो, आगे बढ़ो, आपके अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, पब्लिक पसंद करेगी, आगे ग्रो कर जाओगे। किसने रोका है आपको? या किसी भी काम को किसने रोका है? तो ये एग्जाम्पल केवल आपको दिया गया है कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम यहाँ पर एनालिस्ट करते हैं, तो एनालिस्ट करने के बाद हमें बहुत बढ़िया हेल्प मिलता है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। आगे हम यदि बात करें यहाँ पर, तो यहां पर नेक्स्ट आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ये आपको बताएगा। हो सकता है इसको देखते हुए आप कोई मान के चलिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं और आपको इतना समझ में आ गया जी इस चीज़ का डिमांड नहीं है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया, हम क्यों पैसा लगाएंगे, या हमें लग रहा है कि इसकी जगह पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम ग्रो कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। सो इन्वायरमेंटल एनालिसिस कैन गाइड बिजनेस टुवर्ड्स एरिया विद ग्रोथ पोटेंशियल। आपके एरियाज में कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, रिकॉग्नाइजिंग द राइजिंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कुड लीड अ बिजनेस टू इन्वेस्ट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। अगर आप ये पहचान पाते हैं कि क्या डिमांड रहने वाला है, रीन्यूएबल एनर्जी, इसको रिन्यू कर सकते हैं, कैसी एनर्जी इसको रिन्यू किया जा सकता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे, ग्रो कर जाएंगे। अब आने वाले टाइम में सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक ही होने वाले हैं, पेट्रोल डीजल की जगह इथेनॉल लेने वाला है, इथेनॉल से हमारा वो उस पर चलेगा यहाँ पे। तो ये जो बदलाव है, अगर कोई मान के चलिए कोई इन्वेस्टर है, उसे अब लगता है कि भई अब आने वाले टाइम पॉल्यूशन कम करके आगे बढ़ने का, तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में या कहीं भी या किसी जगह पर जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा, वो ग्रो कर जाएगा, ग्रो करेगा, उसका प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलते रहता है कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब अब हम बिजनेस कर रहे हैं, अब हम आंख बंद करके बिजनेस करें, एकदम आंख बंद करके बिजनेस करें, आंख बंद करके गाड़ी भी नहीं चलाते हैं यार, आंख बंद करके बिजनेस कैसे करेंगे? कभी साइकिल चलाया आंख बंद करके? साइकिल भी चलाते हैं तो देखते चलते हैं, अच्छा ये तो नहीं आ रहा, अच्छा वो तो नहीं आ रहा, अच्छा गाड़ी आ रही है, अच्छा मोड़ लेते हैं, सामने आ गया ब्रेक लगा लेते हैं। करते क्यों नहीं करते हो? तो बिजनेस कैसे आंख बंद करके करेंगे? तो जब हम छोटे से काम साइकिल चला रहे हैं तो इतना हम वॉच कर रहे हैं, इतना लगातार हम उसमें बढ़ते रहें, तो बिजनेस में तो कंटिन्यूसली लर्निंग है। अब जो नहीं सीखेगा भाई अपनी दुनिया मस्त है जी, हम तो लाखों रुपया कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, हमें क्या मतलब है क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, गिरोगे बढ़िया अच्छे तरीके से, गिरोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि उठना कैसे है, क्योंकि बिजनेस लगातार है। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बिजनेस वही कर सकता है जो बिल्कुल अपनी आंख कान खोल के रखेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा बिजनेस में आपको। ये नहीं है, नौकरी नहीं है आपकी कि बस आराम से ड्यूटी पे गए 10 बजे, आराम से 6 बजे निकल गए, कोई बात नहीं जी, आराम से खाए पिए रहे। नहीं, एक बिजनेसमैन के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, उसके लिए रात हो या दिन हो, हर समय उसके दिमाग में बातें चलती रहती है। तो जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग की, तो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट मोटिवेट्स, हमें मोटिवेट करता है मैनेजर्स टू कीप अप विथ इंडस्ट्री चेंजेज। इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज आना चाहिए, हमें इनहेंस करता है उसकी एबिलिटी को, है ना, टू रिस्पोंड न्यू चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी। नए नए मौक़ों को हमें मौका देता है। हाँ, ऐसी बात है कि नए नए चैलेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करते चैलेंजिंग होता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था कि ओला ने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और अगर भले उसकी सर्विस नहीं अच्छी है, बट उसने चैलेंज लिया, हो सकता है सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता था, हो भी सकता था, बट हमें
मतलब चैलेंज है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस में तो दो ही चीज़ें होती है, या तो आप गिरेंगे तो अच्छे से गिरेंगे, उठेंगे तो अच्छे से उठेंगे, बीच बीच वाला तो कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर तो वो बिजनेस हो ही नहीं रहा है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर इमेज बिल्डिंग। अ बिजनेस डेट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इट्स एनवायरमेंट। अगर कोई बिजनेस समझता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, समझता है, रिस्पेक्ट करता है, किसकी रिस्पेक्ट करता है? अपने इन्वायरमेंट की, तो हमेशा हमें देखने को मिलता है फेवरली बाय द पब्लिक, इनहेंसिंग इट्स रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू। अगर टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स की, अपने एथिक्स की, अपने जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप उसको समझेंगे, तो आपके फेवर में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लोग खुद चल कर आएंगे वहाँ पे, और वहाँ पर आप देखेंगे आपका एक रेपुटेशन बन जाएगा। रेपुटेशन मतलब आपकी एक पहचान बनेगी, आपका एक ब्रांड बनेगा। फिर आने वाले टाइम में कुछ भी आप करेंगे तो इतना बढ़िया ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा कि पब्लिक सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, नहीं ये चीज़ बढ़िया है, मतलब अगर ये लेंगे तो इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। और यही ट्रस्ट लेवल होता है जो किसी बिजनेस को ऊपर लेके जाता है। आगे बात करना चाहेंगे मीटिंग कंपटीशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है मीटिंग कंपटीशन की जब बात करते हैं यहाँ पे। नोइंग कंपटीटर्स स्ट्रैटेजीज हेल्प बिजनेस क्राफ्ट देयर ऑन अप्रोच टू स्टे कॉम्पिटिटिव। आप समझिए आपका कंपटीटर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम है मार्केट के अंदर कि आपका कंपटीटर कर क्या रहा है, तो आप कैसे उससे बेहतर काम कर पाएंगे। आपका कंपटीटर कुछ और काम कर रहा है जो पब्लिक के हिसाब से उन्हें उस चीज़ को समझा है, और आप अपनी ही दुनिया में कुछ और काम कर रहे हैं। तो आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या जो आप कर रहे हैं वो यूजफुल है आज के टाइम के लिए, डिमांडिंग है? अगर नहीं है तो आपकी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट दोनों बेकार चला जाएगा। तो आपका कंपटीटर्स क्या कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आपको साथ में कॉम्पिटिटिव भी करना पड़ेगा, यानी वो जो कर रहा है उसके जैसा करना होगा और उससे बेहतर आपको करना होगा। सबसे पहली बात तो ये समझना होगा। एग्जाम्पल दिया है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पेप्सी का और कोका कोला का, ठीक है, दोनों ही ब्रांड आप जानते हैं। एडजस्टिंग दियर प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ईच अदर मूव्स। अब दोनों अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, पेप्सी और कोका कोला चलते हैं अपने हिसाब से चलता है, प्राइसिंग आगे पीछे चलता रहता है यहाँ पे। अब अंबानी सुने कि एक नया क्या एक और कोल्ड ड्रिंक ला रहा था जो इससे भी सस्ता था, इनको और हालत खराब कर देगा। अब बात समझिए, तो मार्केट में चीजें चलते, अभी देखो ना ये किसका चल रहा था, जियो सिनेमा लाया ना जिसमें क्रिकेट वगैरह, हॉटस्टार कितना हालत खराब हो गया, आपने देखा ना कैसे कर दिया। तो कंपटीटर्स कब क्या कर दे कुछ नहीं पता, इसलिए कंपटीटर्स के स्ट्रैटेजी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी कौन सा था, जैसे घड़ी डिटर्जेंट है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसका इसलिए फेमस हुआ था इंडिया में क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत ही कम थी। तो जब प्राइसिंग उसकी कम थी तो उस टाइम पे उस कंपनी को लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उस समय इकोनॉमिकली जो मिडिल क्लास थी ना वो थोड़ा सा कम पैसे खरीदने में ज़्यादा बिलीफ रखती थी। लेकिन सन 2000 के आसपास में टाइड्स आ गया, सर्फ एक्सेल आ गया, अब मार्केट में उन्होंने ये बताना शुरू किया कि हमारा प्राइस ज़्यादा है, हम अच्छी क्वालिटी में है। तो एक कहीं ना कहीं एक इज्जत वाली बात भी रह गई। तो जो मिडिल क्लास थे वो घड़ी डिटर्जेंट से मूव करके कहाँ आ गए, टाइड्स पे आ गए, सर्फ एक्सेल पे आ गए, और घड़ी डिटर्जेंट क्या हो गई, पीछे चलती चली गई। तो ये जो चीज़ें होती है कई बार हमें कंपटीटर्स के स्ट्रेटजी को जानना जरूरी होता है। आगे बात करना चाहेंगे आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको सबसे पहले अवेयर रहना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको समझना पड़ेगा कि आपका इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, जिससे कि आप कैपिटलाइज कर सके, आपकी कमजोरी को इंप्रूव कर सके और उसको अडॉप्ट कर सके नए टेक्नोलॉजी से और उसको इफिशियंटली इंप्रूव कर सके। तो आपको अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों मालूम होना चाहिए। आपको अपनी कमजोरी कहाँ से पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट से, रिव्यू से, बाकी चीज़ों से पता चलेगा, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी वहीं से पता चलेगा आपको। तो दोनों पर हमें काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अभी तक हमने केवल फीचर देखा, इंपॉर्टेंट देखा, और इसी में हमें बहुत कुछ जानने को मिला बिजनेस स्टडीज को लेकर। अभी इसका कोर्स जो है हमारे ऐप में अपडेट हो रहा है
और बहुत जल्द जो है ये कोर्स हमारे ऐप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मेरा वादा है कि मैं ऐसे कोर्सेस बना रहा हूं जिसको अगर एक बार बच्चा पढ़ ले तो पढ़ते पढ़ते ही 80-90% बातें उसके दिमाग में आ जाएगी। इतनी देर हमारा आपने क्लास लिया, क्या आपको लगा कि कोई भारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे थोपा जा रहा है? आपको नहीं लगा कि एक फ्रेंडली आपने इन चीज़ों को समझा और मज़ा भी आ रहा है? जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आए, आपको अच्छा लगे, समझ लीजिए कि कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और जिस चीज़ को करने में आपको हार्ड लगे, ज़्यादा समय लगना पड़े, तो वहाँ समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। और ये दोनों की चीज़ें जो होती है ना, वो तरीके पर डिपेंड करता है किस तरीके से लाया जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। जिसको नाच नहीं आता कहता आंगन ही टेढ़ा है। लेकिन अब तो देखिए हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छे तरीके से बताते हैं, बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। भाई क्या क्या टाइप्स रहने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट का यहाँ पे। बहुत बढ़िया, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके आ रहे हैं। भाई गला सूख जाता है बोलते बोलते, चिल्लाते चिल्लाते। जरा पानी पी लिया जाए। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं। पहला होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा जो आपका होता है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यानी कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो दो हमें देखने को मिलता है। एक हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक और हमें दूसरा देखने को मिलता है नॉन इकोनॉमिक। ये दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ का बेसिकली ये दोनों पार्ट यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर आना चाहेंगे यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो इकोनॉमिक में आता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉन इकोनॉमिक में आता है। तो अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन में यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो क्या कैसे फैक्टर्स हो गए, जैसे जीडीपी हो गया आपका देखना होगा, पर कैपिटा इनकम हो गया यहाँ पर, ठीक है, मार्केट का साइज कितना है, कैपिटल की कितने अवेलेबिलिटी है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड ऑपरेशंस क्या है। पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, हम उस बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई किराना स्टोर खोल रखा है, किसी ने कपड़े की दुकान खोल रखा है, वो बिजनेस कैटेगरी में आता ही नहीं है। बिजनेस कैटेगरी में बड़े बड़े बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस जिसमें जीडीपी की बात करते हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, मार्केट की साइज की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, हम उन बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, हम छोटे छोटे बिजनेस में इनको सीख कर अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं, बट हमारा छोटा बिजनेस इनके जैसा तो नहीं है। ठीक है, इस बात को समझना होगा आपको। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं। पॉलिसीज लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं कैसा आपका फिस्कल है, आपका मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी कितनी है, वो इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस की एक्टिविटी पे। तो कई बार क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी चेंज होता है वहाँ पर, तो हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस और हमारे स्पेंडिंग डिसीजन पे फर्क करता है। तो बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, यानी पैसे से रिलेटेड जितनी भी बातें हो रही है, चाहे मार्केट का साइज हो, कैपिटा इनकम हो, इंडस्ट्रियल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि विदेशी जो इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और हमारे यहाँ कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये भी हमें देखना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में होगा, जैसे कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया या मिक्स्ड हो गया। डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर रोल्स। तो इंडिया में क्या है ना कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिला दिया है। अभी आप पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये बात है 1991 की, जब हमारे देश का जो जीडीपी था, जो हमारे देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन था, वो बहुत ही बेकार हो चुका था और हमारे जो रुपये की वैल्यू थी काफ़ी गिरते जा रहे थे। और ऐसा माना जा रहा था कि हमारे पास केवल 6 महीने देश चलाने के लिए पैसा था। तो जो स्थिति आपने श्रीलंका की देखी, पाकिस्तान की देखी, या आने वाले समय में बाकी देशों का आप देख सकते हैं, वही स्थिति हमारे देश की उस समय होने वाली थी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव से कभी भी चीज़ें समझ नहीं आता, संभलता भी नहीं। और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर में थे, वित्त मंत्री थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ही समझदारी से, चालाकी से जो है एलपीजी की पॉलिसी लाया। और एलपीजी की पॉलिसी तब आया जब ये गए वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कर्ज लेने के लिए। वहाँ पर जब कर्ज लेने के लिए गए तो देखिए उनका एक रूल होता है, वो किसी को जब कर्ज देते हैं तो कर्ज तो दे देते हैं,
मतलब लोन पैसा दे देते हैं, इसके अलावा उनको इंटरेस्ट भी आपसे लेते हैं, बट उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको मानना पड़ता है। तो उनका एक सिस्टम होता था उस समय पे, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भारत के अंदर आपको अलाउ करना पड़ेगा उन विदेशी कंपनियों को, ताकि भारत में आकर बिजनेस कर सके, क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम उसके देश में बिजनेस भी करें। ठीक है, ये भी उनका एक होता था। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मनमोहन सिंह को ये एलपीजी लाना पड़ा, लिबरलाइजेशन, मतलब आपको इतनी आज़ादी देनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा फालतू के टैक्स वैक्स नहीं रखने पड़ेंगे ताकि बाहर की कंपनी आए और आसानी से आ सके। दूसरा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऑटोमेटिक इंडिया कनेक्ट हो गया बाकी के वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज कंपनी से। और तीसरा था प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जहां भारत में अब तक केवल सरकारी संस्था और सरकारी चीजें चल रही थी और सरकारी चीजों से सरकार को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो ये पॉलिसी लाई गई कि हम चीजों को प्राइवेट करना शुरू करेंगे। अब प्राइवेट करने में क्या होता है, हम टेंडर दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, जिसमें सरकार एक बार में ही उसका पैसा ले लेती है। अब सरकार को मिल गया प्रॉफिट, अब जिसके हाथ में गया है वो अपने अकॉर्डिंग चाहेगा प्रॉफिट कमाए, तो ऑब्वियसली अपने स्टाफ को या बाकी चीज़ों को टाइट करके रखेगा, सर्विस अच्छा देगा, तभी वो भी कमा पाएगा। तो इससे पब्लिक से लेकर हर किसी का फायदा है। उसके बाद ही आप देखते हैं कि 93 के बाद से जो है बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आई, और ये एलपीजी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डिटेल में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है। जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, जिसमें कि हम बोलते हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हम लोग आर्थिक रूप से बात नहीं करेंगे, सोशल वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इंस्टेंट, जैसे फेस्टिवल के दौरान डिमांड आ जाता है हमारा प्रोडक्ट का, है ना, जैसे मिठाइयों का, कपड़ों का, अचानक से आ गया, नॉन इकोनॉमिकल में है। सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बट डिमांड क्रिएट हो गया सोशल, सामाजिक की वजह से यहाँ पे चेंज आ गया सोशल स्ट्रक्चर में, जैसे कि शिफ्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, डिमांड फॉर स्पेसिफिक हाउस होल्ड गुड्स। अब लोगों को जो है चीज़ें आसान बनाने वाली चाहिए, जैसे उनको पोछा ऐसे बैठ के नहीं लगाना है, मशीन चाहिए उसके लिए, आटा हाथ से नहीं गूंथना है उनको उसके लिए मशीन चाहिए, आप समझ रहे हो, उनको सब्जी हाथ से नहीं काटना, मशीन चाहिए उनको। तो भाई वो चीज़ें बदल चुकी है, उनको हाथ से बर्तन नहीं धोना, उसके लिए मशीन चाहिए उनको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आता है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, और वो किसके अंदर आता है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो एटीट्यूड है, वो बिजनेस के तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फॉर इंस्टेंट पॉलिसी चेंज करेगा, लेबर लॉ कैन अफेक्ट हाउ बिजनेस मैनेज देयर वर्क फोर्स। अब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी ले आई जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि नहीं, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन करने हैं, हो सकता है आप लेबर मैनेज ही ना कर पाए, तो आपका बिजनेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो आती है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आती है। एटीट्यूड कैसा है सरकार का। लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बिजनेस मस्ट एडहेयर टू लॉ लाइक कंपनीज एक्ट, है ना, कंपनी का क्या एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अलग अलग लेबर लॉ यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा। तो जो लीगल रेगुलेशंस होता है वो इंश्योर करता है बिजनेस को ऑपरेट करने में विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। तो नियम कानून के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये बोला गया है कि आप 18 साल से कम उम्र के लेबर नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते, सीधी सी बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बात करना चाहेंगे, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जब हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में रैपिडली बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिक्वायर बिजनेस टू कंटिन्यूसली इनोवेट, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए चीज़ें ढूंढी जा रही है। फॉर इंस्टेंस द इवोल्यूशन ऑफ अ स्मार्टफोन्स हैज ड्रामेटिकली चेंज कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जिस तरीके से स्मार्टफोन में ड्रामेटिकली चेंज आया, एकदम नए नए फीचर, नई नई चीज़ें आती चली गई, उससे जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ही बदल गया, मार्केट का स्ट्रैटेजी ही बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कम बजट में हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जो पूरी दुनिया की जानकारी हमारे पास रखेगा, डाटा इतना सस्ता होगा, इंटरनेट इतना सस्ता होगा, हम उसमें कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी ने नहीं सोचा था यहाँ पे। आप देखिए ना, कितने लोग हैं जो
कैमरा खरीद रहे हैं, सोचिए पहले लोग कैमरा खरीदते थे स्पेशल फोटो खींचने के लिए, अब मोबाइल से हो जाता। कितने लोग घड़ी पहनते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। आप ये भी देखिए ना, कितने लोग स्टूडियो में जाते हैं, मोबाइल से ही कर लेते हैं। अब कितना बदलाव आ गया है, कितनी चीज़ें आ गई यहाँ पे। पहले स्मार्टफोन में उतना बढ़िया कैमरा नहीं होता था, गिनती के कुछ फ़ोन्स थे जहाँ कैमरा अच्छा था। अब तो हर कंपनी ही इसलिए आ रही कि हमारा सेल्फी बहुत अच्छा है। आजकल तो ये आ गया कि एआई आ गया है, यानी आपकी एक आंख बंद भी है तब भी आंख खोल देगा वो एआई। आपने देखा है ना, ऐड वगैरह आते रहता है। तो हर कोई अपने आप में बदलाव में लगा हुआ है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन, दूसरा है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी कि डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, लोकेशन, ये इम्पैक्ट करता है मार्केट के डिमांड को। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन में यंग कंज्यूमर्स हैं तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा और वहाँ पर आपके जो टेच गैजेट हैं वो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आप स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा आज की डेट में कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, यंगस्टर चला रहे हैं। अब अगर किसी की एज वो पिछले ज़माने के हैं, उनके पास अगर नॉर्मल सा फ़ोन है जिसमें थोड़ा बहुत कैमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यंगस्टर लोग नहीं जी, जैसे ही कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है सीधे लाइन लग लेता है कि हमें ये खरीदना है। हर 6 महीने 1 साल में फ़ोन को बदल रहे हैं, उन्हें नए नए फीचर चाहिए। पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे समझ में क्या क्या इसमें आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। पॉपुलेशन का एक बड़ा रोल होता है भाई कि किस तरह के पॉपुलेशंस में आप काम कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि कोई मूवी कम बजट में बनती है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर जाती है, बट कुछ मूवीज ऐसे होते हैं जो पब्लिक नहीं पसंद करती तो नहीं कर पाती है। तो पॉपुलेशन का जब टर्म आएगा तो इसको हम लोग डेमोग्राफिक बोलेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि क्लाइमेट कैसा है आपका, नेचुरल रिसोर्स कैसा है, ज्योग्राफिक कंडीशन कैसा है, ये अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को ऑपरेट करने का। एग्जाम्पल, शुगर की फैक्ट्री है, आप कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली बात है वहाँ लगाओगे अपने फार्म जहाँ शुगर केन की खेती होती होगी, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है उसको आप कम कर दोगे। ऑब्वियसली आप दूर क्यों लगाओगे? आप ये बताओ ना, क्या आप ऐसी जगह फैक्ट्री लगाना चाहोगे चीनी की, अपना शुगर की फैक्ट्री लगाना चाहोगे जहाँ से गन्ने को मंगवाने में बहुत पैसा खर्च हो जाए? नहीं लगाना चाहोगे। तो ये जब लोकेलिटी की बात आएगी, नेचुरलिटी की बात आएगी, तो हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। अब आगे यहाँ पर बात करना चाहेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। अब यही 3 चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। जो 3 चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया था हमारे भारत में 1991 में आया था, वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में आया था और ये बहुत ही बढ़िया है, आज भी सरकार इसको फॉलो करती है। ये रेफर करता है रिड्यूस गवर्नमेंट, जो कंट्रोल होता है ना, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं उनको क्या करता है, ज़्यादा फ्रीडम देता है, उनको आज़ादी थोड़ी सी दे देता है ताकि वो अच्छे तरीके से बिजनेस कर सके। की मेजर्स की बात करें तो एबोलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रिड्यूस करता है इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को, सिंप्लीफाई करता है टैक्स की पॉलिसी को। ऑब्वियसली बात है भाई, ज़्यादा पैसा लेंगे टैक्स ज़्यादा रहेगा, क्यों कोई बिजनेस आगे करेगा? आपका आज़ादी आपको देना पड़ेगा, लिबरल रहना पड़ेगा आपको। तो लिबरलाइजेशन में ये चीज़ें चलेगी। प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व करता है रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर, कम से कम करेगा पब्लिक सेक्टर और उसको डोमिनेट कर जाएगा, इनकरेज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखते बहुत सारे आज की डेट में रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है, आप देखते हैं कि एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया गया है। क्यों प्राइवेट कर दिया गया है? सरकारी लोग तो भाई सरकारी नौकरी है, क्या दिक्कत है, मस्त तरीके से जाएंगे काम करेंगे, भाई सरकारी बाबू है थोड़ी ना, पैसा तो आ ही जाएगा। प्राइवेट वाले में क्या है, नहीं काम करेगा निकाल देगा, इस चक्कर में पब्लिक को अच्छा सर्विस देगा, पब्लिक भी हिसाब से जाएगी, सिस्टम भी उसको मिलेगा, सरकार को फायदा, पहले ही पैसा ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मेजर्स करेगा इंक्लूड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एनहेंसिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिससे ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन में हम पॉलिसी लाएं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम अपने देश के इकोनॉमी को दुनिया के अलग अलग देशों के इकोनॉमी से कनेक्ट करें, ये हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन का काम करता है। सो इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मतलब बाहरी मार्केट से अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स का फ्री फ्लो, सर्विस हो गया, कैपिटल हो गया, बॉर्डर्स के अक्रॉस में, यानी कि अगर कोई दूसरे बॉर्डर से हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे उसके जा रहा है, हम ज़्यादा उसमें है ना ड्यूटी टैक्स लगा देंगे, कस्टम्स लगा देंगे, तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो हमारे देश के लोग जब खरीदेंगे नहीं उसके प्रोडक्ट को, तो उसका जब बिजनेस ही नहीं होगा तो हमारे देश में क्या करने आएगा, वो क्यों बिजनेस करेगा? या हम किसी देश में जाएं और हमारे यहाँ कोई सामान 10 रुपये का है और हमारे यहाँ 10 रुपये टैक्स लग जाए, वहाँ 20 रुपया, वहाँ के लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर? इसको समझिए यहाँ पे। सो पॉलिसीज इंक्लूड्स रिड्यूसिंग
जितने भी टैरिफ्स हैं रिमूव करेगा इंपोर्ट कोटास को और इनकरेज करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ताकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। क्या इंपैक्ट पड़ा? इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज। इससे करने से क्या चीज है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हमें यहाँ पर देखने को मिला। भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंक्रीज कॉम्पिटिटेंस एज पुश्ड बिजनेस अडॉप्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। जैसे ही हमने देखा है कि कंपटीशंस को हमने बढ़ा दिया भारत के अंदर। पहले क्या था ना कि 1991 से पहले, यानी ग्लोबलाइजेशन एलपीजी आने से पहले, भारत की कंपनी भारत में काम करती थी और पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था, तो मस्त तरीके से काम करती थी। बदलाव नाम का चीज़ ही नहीं था। कंप्यूटर को भी अडॉप्ट इन्होंने नहीं किया था और मस्त तरीके से अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्विस दे रहे हैं। बट जैसे ही मार्केट में कंपटीटर्स आ गए, जैसे ही मार्केट में प्राइवेटाइजेशन होने लग गया, अब इनको लगा यार हमें तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पब्लिक हमारे से क्यों लेगी। और इस चक्कर में यही लिख रहा है कि अगर आप इंक्रीज करेंगे कंपटीशन को, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो पुश करेगा, धक्का देगा किसको? आप वर्ल्ड क्लास के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। तो लोग अडॉप्ट किया उस समय, फिर कंप्यूटर वगैरह भारत में सबने अडॉप्ट करना शुरू किया। पहले बैंक में हाथों से लिख के देते थे, अब कंप्यूटर आ गया। रेलवे स्टेशन पर भी हाथ से लिख देते थे, अब कंप्यूटर आ गया है। सो डिमांडिंग कंज्यूमर्स नाउ सीक हायर क्वालिटी। कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी चाहिए, बेटर सर्विस चाहिए, कंपेलिंग बिजनेस टू इंप्रूव देयर ऑफरिंग्स। भाई ये सारी चीजें देना पड़ेगा, इंप्रूव कीजिए उनको। ऑफरिंग्स जो आप दे रहे हैं ऐसे नहीं आएगा आपका, तो ये डिमांड है आपका कंज्यूमर्स का। इंक्रीज कंपटीशन। इंडियन कंपनीज ने फेस किया कंपटीशन को। मैंने आपको बोला ना ग्लोबल प्लेयर्स को, प्लेयर मतलब जो विदेशी कंपनियां आई, उसका मेकिंग द बिजनेस लैंडस्केप मोर चैलेंजिंग। बिजनेस अब इनको लगने लगा कि भाई बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो अपने आप को चैलेंज लेना शुरू किया और बदलाव लाना शुरू किया यहाँ पे। इसके अलावा नीड फॉर चेंज। बिजनेस मस्ट अडॉप्ट क्विकली टू सर्वाइव। आपको बिजनेस में बदलाव लाना है, लेकिन आपको सर्वाइव भी करना है यहाँ पे। और जो जरूरी कांस्टेंट पॉलिसी है उसको रिविजन्स को फॉलो करना होगा, रखना होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इम्फेसिंग द स्किल लेबर हैज इंक्रीज। अब उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ गया। ड्राइविंग बिजनेस इन्वेस्ट इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंपनी ने जो उनके एम्प्लॉयज़ थे उसको ट्रेन करना शुरू किया। भाई आप नई टेक्नोलॉजी लाओगे तो जन्म से तो कोई सीखा नहीं है, ना ही आपके पास पहले से, तो उनको सिखाया गया, उनको बताया गया। अब जितने बैंक के पहले थे, भाई देखो जी आपकी नौकरी है, अब कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो आपने देखा पुराने लोग अभी भी आराम से कंप्यूटर चलाते हैं जब आप रेलवे की बुकिंग करने जाते हैं, बट नए वाले ठप 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 तुरंत कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आती है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप कर गया ना। अब आगे बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है यहाँ पे? जीएसटी की बात करते हैं। इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स अक्रॉस इंडिया, मेकिंग द टैक्स सिस्टम सिंपल एंड रिड्यूसिंग कंप्लेंसेस कॉस्ट। यानी एक जगह पर ही आपका गुड्स एंड सर्विस लग गया। इसमें एक आप देखेंगे गोल्ड वगैरह या कोई चीज़ खरीदेंगे तो एक CGST होता है, एक SGST होता है। SGST स्टेट का होता है और CGST जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये 2 GST वहाँ पर लगता है। मेक इन इंडिया लाया गया, हमें बूस्ट किया गया। इंडिया में क्रिएट जॉब, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, 25 की सेक्टर्स लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आएगी तो हमारे देश के अंदर जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑब्वियसली अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो विदेश के लोग तो नहीं बुलाएंगे ना काम करने के लिए, लोकल लेवल पे अपने ही लोग काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया लाया गया। कब लाया गया? 2014 में लाया गया था। डिजिटल इंडिया लाया गया जहाँ पर फोकस किया गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गवर्नमेंट ने सर्विस ऑनलाइन दिया, इन्हेंस किया डिजिटल लिटरेसी को। आज देखो कैसे डिजिटल इंडिया कमाल है। पहले जो है लोग कहते थे कि कहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, नेट ही इतना महंगा है, कौन अफोर्ड करेगा, कौन फ़ोन अफोर्ड करेगा। आज तो एक नॉर्मल सा सब्जी बेचने वाले के पास भी आपको UPI मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा, आराम से आप कर लोगे। तो ये जो चीज़ें होती है ना डिजिटल इंडिया की, जैसे हम बात करते हैं, तो वो डिजिटल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ और चीज़ें हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं यहाँ पे। बाकी देख लेता हूँ कितना इसके अंदर है। ओ लास्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा और है। अगर थोड़ा सा मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ये वाला कंप्लीट कर दूंगा। बस थोड़ा सा और बच रहा है, मुझे लगता है 10 मिनट का और होगा। मुझे मालूम है 1 घंटे के आसपास ये लेक्चर जा रहा है, तो मैं 1 शॉट में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन वेज, चलो इसको हाईलाइट करते हैं पहले, ऐसे समझ नहीं आएगा, समझो 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 समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं मतलब जिम्मेदारी, हेलो क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी। आज जब हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजनेस में, यानी कि सामाजिक रूप से हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी एक पहचान होती है, एक ट्रस्ट लेवल होता है, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन वेज, बिजनेस कुछ इस तरीके से करना चाहिए ताकि आपका जो सर्व है ना वो सोसाइटल इंटरेक्ट रहे बियॉन्ड मेयर प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट बनाना अपनी जगह है, बट उसके साथ कुछ चीजें आपको लानी पड़ेगी ना। दिस इंक्लूड आपका एथिकल बिहेवियर, आपकी कैसी कम्युनिटी है डेवलपमेंट, और आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये तीन चीज हमें देखना होगा। एथिक्स की बात आती है ना, इथो एक वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड है, वहां से लिया गया। एथिक्स का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका मोरल कैसा आप बिहेव करते हैं। क्योंकि पब्लिक जो है ना, जो कस्टमर्स जो है ना, कंज्यूमर्स जो है ना, सबसे पहले आपके बिहेवियर्स पे जाएगी। एक ब्रांड की वैल्यू के हिसाब से चलता है, तो एक पहचान होता है, उस पर चलता है। यहाँ पे आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसा आपका है, क्या रीजन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, बिजनेस थ्राइव्स इन हेल्दी सोसाइटीज, फुलफिल कर रहे हैं अगर आप सोसाइटल नीड्स को, तो ऑब्वियसली आप बेनिफिट करेंगे लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग रन पे चलेंगे। बैलेंस करना होगा सोशल पावर को, इन बिजनेस मस्ट बैलेंस देयर इन्फ्लुएंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड सोसाइटल ब्लैकेस। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसको देख के आपको लगेगा कि बेकार है, बट उसके बावजूद आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्स, आपको सोसाइटी के रिसोर्स को यूज करना है और आपको ऑब्लिगेशन भी देना है बाद में। आभार रहना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिना आभार के आप कर जाएंगे। सोशल अवेयरनेस, कहते हैं ना पानी के अंदर रखकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, तो मार्केट में रखकर आप पब्लिक से बैर नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक ही भगवान है। एजुकेटेड कंज्यूमर जो होता है डिमांड करेगा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, उसको एथिकल चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा। एथिकल मतलब आपका बिहेवियर कैसा है देखना होगा। पब्लिक का इमेज, एथिकल बिहेवियर इनहेंस अ कंपनीज रेपुटेशन, आपका अगर बिहेवियर बढ़िया होगा कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम लोग मोरल जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। बिजनेस मस्ट रिस्पेक्ट देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दोनों का आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, दोनों को समझना होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, जो आपसे सवाल पूछता भी है। आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले अगर यहाँ हम बात करें यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फेयर रिटर्न्स। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं वो सेफ्टी लेके चलेगा इन्वेस्टमेंट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो भाई उनके लिए आपको बढ़िया वेतन दीजिए, गुड वर्किंग कंडीशन दीजिए, उनको बेनिफिट्स दीजिए। कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर कीजिए, प्राइसिंग अच्छा रखिए और ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कीजिए। ये नहीं दिखा रहे हैं कुछ और दे रहे हैं कुछ, ईमानदारी होनी चाहिए। आपके गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भाई जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आप उसको फॉलो कीजिए, टैक्स पे कीजिए और जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको अवॉइड कीजिए, हटाइए, जो करप्शन वगैरह है उस चीज़ को हटाइए। अगर कम्युनिटी की बात करें तो सोशल वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, प्रोटेक्ट कीजिए इन्वायरमेंट को, सपोर्ट कीजिए अपने प्रोग्राम्स को। तो ये चीज़ें कुछ जिम्मेदारी होती है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। देखते हैं हर बिजनेस का अपना एक कम्युनिटी होता है, एक ग्रुप होता है, मीटिंग करते हैं वो लोग। अब हम बात करना चाहेंगे बिजनेस की एथिक्स की, जो बिल्कुल ही लास्ट है, और ये एथिक्स ना केवल बिजनेस में बल्कि हमें अपने बिहेवियर में भी लाना चाहिए। देखिए मीनिंग क्या होता है एथिक्स का। एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल। एक मोरल का मतलब आपका ये बोलते हैं ना कि आपका कैसा बिहेवियर है, कंपनी का एक कंडक्ट होना चाहिए सोसाइटी को लेकर कैसा है। एम्फेसाइजिंग ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस, कितना क्लियर बात रखते हैं, रिस्पेक्ट ऑल बिजनेस डीलिंग, सारे बिजनेस डीलिंग में आपको रिस्पेक्ट करना होगा। आपने देखा है दुकानदार 5 रुपये का सामान ले रहा है उसको भी रिस्पेक्ट करता है ना, और जो 5000 का सामान ले रहा है उसको भी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, चार्जिंग फेयर प्राइसेस, यूजिंग एक्यूरेट वेट, है ना, वेट को एक्यूरेट करेगा, मेजर्स, पेइंग टैक्सेस प्रोमोटली एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट सेफ्टी। तो हमें प्रोडक्ट सेफ्टी भी लेके चलना पड़ेगा।
क्या क्या एलिमेंट्स है बिजनेस एथिक्स का, उसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस जब सेट कर रहे हैं तो एक एथिकल स्टैंडर्ड वॉलेंट्रीली होनी चाहिए। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आना होगा, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमने ऊपर किया था, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग स्टेट होल्डर्स के लिए था यहाँ पे, चाहे कंज्यूमर का हो या स्टेट होल्डर्स का हो, शेयर मार्केट का हो, गवर्नमेंट का हो या कम्युनिटी का हो, इन चीज़ का ध्यान रखना होगा। फेयर ट्रीटमेंट, यानी कि आपको श्योर करना होगा आपके एम्प्लॉय का, आपके कस्टमर का, आपके सप्लायर्स का, ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना होगा। को एग्जिस्टेंस विथ लॉ, आपको लीगल तरीके से जितने भी लीगल हैं, लीगल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, इनहेंस करना होगा सोसाइटल कंडक्ट को, एंड सोशल डिजायरेबिलिटी यानी बिजनेस को प्रैक्टिस करना होगा, अलाइन करना होगा आपको सारे वो एक्सपेक्टेशंस जो आपसे उम्मीद किया जा रहा है या कस्टमर्स उम्मीद कर रही है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसमें बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखा होगा। और हमारा जो एक और चैनल है GCC NICE क्लासेस 12th, वहाँ पर हम इसको रेगुलर कंटेंट देते रहेंगे। इस चैनल पे केवल हमने एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रमोशन के लिए दिया है ताकि दूसरे चैनल पे आके आप पढ़ाई कर सकें। और वैसे भी काफ़ी मेहनत लगता है इतने कंटेंट को बनाने में। बाकी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा ये चैप्टर और क्या कुछ आप चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, तो हम उस पर काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।